अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्तीफ़ों के बाद क्या होगा, ये पीडीएम के अंदर पीडीएम की इत्तेहादी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का सवाल है। और पीपल्स पार्टी के हम ख्याल लोगों का सवाल भी यही है कि अगर आप इस्तीफ़े देकर पीडीएम सिस्टम से बाहर आ जाती है तो उसके बाद हुकूमत कैसे घर जाएगी, ये सवाल है। इस सवाल का बारीकी में जाने की कोशिश की हमने, और वो लोग और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो सबसे बड़े दाई हैं इस्तीफ़ों के कि जनाब इस्तीफ़े देकर सिस्टम से बाहर आया जाए, वो क्यों ये समझ रहे हैं कि इस्तीफ़े देने से जो है वो उनका टारगेट अचीव हो जाएगा। इस सवाल का जवाब तलाश करने की हमने कोशिश की और उसका जवाब भी उनकी तरफ से वो जो उनका फ़लसफ़ा है, वो जो समझ रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं, वो मिला है। और वो गुजारिश करूँगा, और साथ ही आसिफ जरदारी ने नवाज़ शरीफ साहब को ये क्यों कहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब को कहें कि वो उनके फार्मूले या उनकी हिकमत अमली पर चलें और 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत गिरा देंगे। ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा था अवाइल में, पीडीएम के क़याम के अवाइल में, और ये इंकशाफ किया एक सीनियर सहाफ़ी ने। वो क्या हिकमत अमली थी, क्या फार्मूला था, वो मैंने पता करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी वाली साइड से। तो ये दोनों चीज़ें, और आखिर में जो हमारे करम फरमा हैं, मेहरबान हैं, सुनने वाले देखने वाले, उनकी बातों का जवाब होगा। तल्ख़ बातें होती हैं, तल्ख़ सवालात होते हैं, तल्ख़ कमेंट्स होते हैं। और जब से ये पीडीएम के अंदर की रसाकशी हुई है तो यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि हक़ाइक़ सामने लाएं, लेकिन क्योंकि पीडीएम की दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका माजी बहुत तल्ख़ रहा है, तो इसी वजह से इनके सियासी जो कारकुन हैं वो कभी नहीं चाहते होते कि दोनों जमातें करीब हों। लेकिन लीडरशिप उनकी लीडरशिप की नज़र भी बड़ी होती है, मसलतें भी बड़ी होती हैं, कंप्रोमाइज़ भी बड़े होते हैं। तो वो एक नहीं कई बार एक साथ बैठ चुके, और उसके बाद ये सियासी कारकुन बेचारे चुप करके बैठ जाते हैं। और फिर जैसे ही लीडरशिप में थोड़ी सी तलखियाँ सामने आती हैं तो फिर कारकुन अपना हिसाब बराबर कर देते हैं। तो फिर होता ये है कि हम भी उसके रगड़े में आ जाते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के कारकुनों को लगता है कि जनाब ये कोई मुस्लिम लीग, जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद इन्फॉर्मेशन होती है ना, कि ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव बयान कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून वालों को लगता है कि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बयान कर रहे हैं, फिर वो उनकी जो क्रॉस फायरिंग होती है उसकी जद में सहाफ़ी भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते होते हैं। तो बहरहाल तो वो इस तरह के कुछ तल्ख़ सवालात भी होते हैं, तो उनके जवाबात भी होंगे। लेकिन अब बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ी संगीन नहीं, लेकिन बड़ी एक क्या कहा जाए कि एक तशवीशनाक है। तशवीशनाक इस हवाले से कि पीडीएम में ज़ाहिर है जिस नुक्ते पर इख्तिलाफ़ हुआ, जो नुक्ता पहले दिन से पीडीएम के अंदर तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात की वजह है, वो है इस्तीफ़े। मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान सबसे पहले इस्तीफ़े देकर सिस्टम से बाहर आने के जो थे दाई थे, या जो सबसे हामी थे, या जिनकी तजवीज़ थी, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बज़ाते ख़ुद उस तरह इन चीज़ों को लेकर सोच नहीं रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को लगा कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ठीक है। वो जो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात में कामयाबियाँ हुई पीपल्स पार्टी के रास्ते पर चलकर, उसके बाद फिर जो सेनेट के इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट वाली नशस्त पर जो कुछ चमत्कार हुआ कि जनाब वोट ज़्यादा लेने वाला वो जो है वो हार गया, यानी सुरता गिलानी साहब शिकस्त खा गए, और वोट कम लेने वाले, एक वोट कम लेने वाले चेयरमैन बन भी गए, और चेयरमैन के ओहदे पर बराजमान भी हो गए, और हलफ भी उठा लिया। और हो ये रहा है कि जनाब वो पिटीशन दायर करने जा रही पीपल्स पार्टी, और उसके लिए उन्होंने सेनेट सेक्रेटेरिएट से मुतलका दस्तावेज़ात जो है, मुसद्दिका दस्तावेज़ात बशमूल से वो जो वोट हैं, जो मुस्तरद शुदा वोट, वो मांगे ताकि अदालत में ले जाएं। तो वो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ का इनकार हो गया, तो वो उनको मुश्किलात पेश आ रही थी। तो बहरहाल तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब को कहा कि नारामी, और इसका वो जो बेहतरीन नमूना जो मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव को ख़ास तौर पर इस मामले को लेकर कि आप बहुत कहते थे कि हमें सिस्टम में रहकर लड़ाई करनी चाहिए, तो उसमें उसका जो बेहतरीन था मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो तर्जुमानी की थी वो तलाल चौधरी साहब ने की थी। फिर वो उसकी आ गए थे जद में, जियालों की तनकीद की जद में भी, और वो ये था कि जी अब न्यूट्रल एम्पायर का वो क्या था कि मज़ा ले लिया न्यूट्रल एम्पायर का। तो कुछ इस तरह की बातें कि वो जो तासुर दिया जा रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो उस तासुर का जवाब उन्होंने कुछ इस तरह दिया था कि आपको तो जीता हुआ इलेक्शन हरवा दिया उन्होंने, तो अब चख लो मज़ा भाई।
तो वो बाद में मुस्लिम लीग नून के अंदर ये राय पक्की हो गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया। तो उसके बाद इस्तीफ़ों का मामला आया। तो अब ये जो आखिरी इजलास हुआ जिसके बाद तलखियाँ बढ़ी या बर्फ़ भी पिघली है, कल मैंने गुजारिश की थी कि जनाब कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं, तो जो बर्फ़ वगैरह पिघली भी है, लेकिन उसके बाद भी ज़ाहिर हमें तो सुकून नहीं आता ना कि भाई ठीक है, पीपल्स पार्टी का सवाल अपनी जगह कि आपने इस्तीफ़ों के बाद क्या करना है, लेकिन हम भी मतलब मैं भी ज़ाती तौर पर मुझे भी कोई 30-35 साल जो हैं इस सियासत को प्रैक्टिकली तो सहाफ़त में तो 27 साल हो गए, 28 साल देखते हुए, लेकिन इस सियासत को ऑब्ज़र्व करते हुए सियासी माहौल में मैं बार बार कहता होता हूँ कि आँख खोली है, परवरिश पाई है। तो 30-35 साल तो हमारे औश के हमने देखा है कि भाई इस तरह तो नहीं होता कि आप इस्तीफ़े दे दें और इस्तीफ़े देने के बाद आप टारगेट अचीव करें, यानी मैदान छोड़कर टारगेट अचीव करें, या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा आप एजिटेशन चला लें, और एजिटेशन वाला माहौल है ही नहीं पाकिस्तान में, कहीं भी नहीं है। एजिटेशन कुछ और होती है, एजिटेशन थी MRD में, इवन ARD में भी एजिटेशन नहीं थी। MRD में एजिटेशन थी, कहीं जलाओ, घेराओ, आग लग रहा होता था, कहीं पर यहाँ तक हो गया था उस एजिटेशन में कि मेरे ही शहर दादू में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ज़िया-उल-हक साहब आए थे, आमिर, फुल मतलब वो उसको एशिया के मॉडल डिक्टेटर का खिताब दिया गया था, आलमी मीडिया में दिया जाता था कि एशिया के मॉडल डिक्टेटर। तो उनका तरीक़ा का वारदात और था आमरीत का। जब वो दादू आए थे और दादू में वो एक तकरीब करना चाह रहे थे, नहीं कर सके थे, लोगों ने सर्किट हाउस दादू को घेर लिया था, और वहाँ पर ज़िया-उल-हक मतलब मैं क्या बयान करूँ, वो बयान करते हुए भी वो कुछ होता है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर वो अपने वहाँ क़याम नहीं कर सके थे, वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के दौड़ लगाकर चले गए थे। ये होती है एजिटेशन। तो एजिटेशन का मूड है, जवाब है नहीं, एजिटेशन में तो हम नहीं हैं, तहरीक में हैं, जलसे जलसे होते रहते हैं, जलसों से कुछ नहीं होता। ARD आपको याद होगा कि ARD जलसे जलसे कर करा के फिर भी 2008 के इंतखाबात के बावजूद मुशर्रफ साहब बराजमान थे, मुशर्रफ गए नहीं थे, मुशर्रफ को फिर भेजा किसी और तरीके से गया था, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने भेजा था, मिल के भेजा था, और ये तारीख़ है। तो सवाल ये है कि क्या इस्तीफ़ों से हुकूमत जाएगी? तो पीपल्स पार्टी कहती नहीं जाएगी। मुस्लिम लीग नून और JUIF वालों के का क्या जवाब है, ये खंगाला हमने। तो उनको जो उम्मीद है, जो आस है, वो बड़ी ज़रा वक्री टाइप की है। वो मतलब लॉजिक हो सकती है, वो सियासतदान है, सियासतदान माशरे को, हालात को हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं। हम लोग तो बैठ के बात कर लेते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो भुगत रहे होते हैं, रायनामा बना रहे होते हैं, रायनामा के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ये हालात सारे जो भी हो रहे होते हैं, ये सियासतदान ख़ुद कभी बनाते हैं, कभी उसका शिकार होते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो लिहाजा ये इनकी बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो वो कह रहे हैं, लेकिन क्या रहे हैं कि इस्तीफ़ों के बाद क्या होगा। अब ये सवाल था मेरा मुस्लिम लीग नून के इंतहाई एक बड़े लीडर से, और जो मुस्लिम लीग नून की थिंक टैंक में, ये जो थिंक टैंक है जो इस्तीफ़ो देने की बात करते हैं, या जिनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है मुस्लिम लीग नून के अंदर, मरियम नवाज़ शरीफ साहब के कैंप के बहुत बड़े दाना सियासतदान से मेरी बात हुई, तफसीली बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे पुरुमीद हैं कि इस्तीफ़ों के बाद हुकूमत चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े देकर सिस्टम को जैम कर देंगे, हम जैम करना चाह रहे हैं, नाकाम ये सिस्टम हो चुका हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो हाइब्रिड रजीम है ये नाकाम हो चुकी हुई है, हम इस्तीफ़ों के साथ इसको जैम कर देंगे। जब हम जैम कर देंगे तो फिर लाने वाले, यानी उनका डायरेक्ट इशारा फ़ौज की तरफ, लाने वाले वो उनका इशारा है, मेरा नहीं है भाई, मैनू कोई मतलब मेरे तो कोई इल्ज़ाम ना आवे भाई। जो लाने वाले यानी फ़ौज है वो फिर बराह रास्त आएगी, यानी मार्शल लॉ लगेगा। वो कह रहे हैं कि उसके बाद उनके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो कह दें कि जनाब सियासतदान आके मामला संभाल लें, फिर हम अपनी कंडीशंस पे संभालेंगे, या फिर वो मार्शल लॉ लगाएंगे। मार्शल लॉ लगाने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि नाकाम होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने या इस हाइब्रिड रजीम ने, इस सिलेक्टेड हुकूमत ने, ये उनके अल्फाज है मेरे नहीं है, सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क का मईशत का जो हाल कर दिया हुआ है, उसके बाद मार्शल लॉ तो ये लगा नहीं सकते, लगाएंगे तो नाकाम होगा। तो जब मार्शल लॉ लगाएंगे नाकाम होगा, नहीं लगाएंगे तो भी इनको सियासतदानों की तरफ देखना पड़ेगा, तब हमारा हाथ ऊपर होगा और हम ये कहेंगे कि जनाब अब आप लोग सिस्टम से निकलो, हमें चलाने दो, तो फिर हम अपने हिसाब से आकर चलाएंगे। और जो हमें इस्लाहात करनी होगी, मैं वो जो सवाल उनसे था कि जनाब आप इक़्तिदार में आए बग़ैर तो आप इस्लाहात नहीं कर सकते, तो फिर वो कह रहे हैं कि जनाब इस तरह हम फिर जो है वो अपना जो एजेंडा है हमारा वो अपना नाफिज करेंगे, और हम इक़्तिदार में मतलब इक़्तिदार हमें मिल तो जाएगा लेकिन हमारी कंडीशंस पर मिलेगा। अभी वो ये कह रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद वाला ऑप्शन है, जो आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं,
उसमें कंप्रोमाइज़ ज़्यादा हैं बनिस्बत उसके, लिहाजा इन्होंने जो एक चक्रव्यूह रचाया है, इन्होंने जो खेल रचाया है, इनको इनके खेल में मंतकी अंजाम की तरफ जाने दें। हम क्यों इनको यानी वो कह रहे हैं कि तहरीक-ए-अदम एतमाद जो है, जो पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी का नैरेटिव है, सिस्टम के अंदर रहकर तब्दीली का नैरेटिव है, वो उनको बेल आउट करने के बराबर होगा, मुतरादिफ होगा। और माजी में हम ये करते रहे, पीपल्स पार्टी करती रही है, इस बार हम ये नहीं करना चाह रहे हैं। लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि जनाब इनको हम इनका खेल पूरा करने दें और हम असेंबली से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर ये उसके बावजूद सिस्टम जैम नहीं होता तो फिर एजिटेशन में हम जा सकते हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप देखें ना, अगर 160 MPAs या 150 MNAs 150-60 MNAs जो है वो अगर सिस्टम से बाहर निकल कर खड़े होते हैं और उनमें से एक MNA जब खड़ा होगा तो वो अपने हलके का हीरो होगा कि भाई ये रिज़ाइन करके आया है। और फिर उनके सामने सुपर हीरोज़ होंगे, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ साहब, ये होंगे सुपर हीरोज़ कि भाई ये लोग तो सिस्टम से बाहर आ गए, इनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है। तो फिर लोग इनके पीछे चल पड़ेंगे और लोग वैसे भी इसलिए चलेंगे क्योंकि इस हुकूमत ने तो महंगाई शहंगाई इतनी कर दी है कि लोग तो नको नकाए हुए हैं। अब ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला को ये आजमाना चाह रहे हैं। अब ये काबिल अमल है, काबिल अमल नहीं है, इससे एजिटेशन बन सकती है, नहीं बन सकती, मार्शल लॉ लगेगा या हुकूमत जैम हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सारी बातें अगर मगर पर हैं। और उधर से जो तहरीक-ए-अदम एतमाद वाली बात, उसके ऊपर भी बड़े बड़े अगर हैं, क्योंकि जो सेनेट के चेयरमैन सेनेट का मामला है वो तो हमने देख ही लिया कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो कहीं भी चल सकती है, तो वहाँ चल सकती है तो वहाँ भी चलेगी तहरीक-ए-अदम एतमाद के मामले पर भी। तो अब दूसरी जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि जनाब नुसरत जावेद साहब हैं, उन्होंने आज के अपने आर्टिकल में एक इंकशाफ किया है कि आसिफ जरदारी साहब ने एक इजलास में PDM के नवाज़ शरीफ साहब को कहा था, जब वो इजलास की वक्फ़ा हुआ था चाय का, उन्होंने कहा था कि जनाब आप शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ हिदायत कर दें कि वो मेरे फार्मूले के मुताबिक, हमारे फार्मूले के मुताबिक अगर चलें तो हम यूँ 15 दिन में तब्दीली ले आएंगे। लेकिन नुसरत जावेद साहब का मैंने कॉलम पढ़ा, शायद हो सकता है मुझे समझ ना आई हो बात, लेकिन बहरहाल उसमें क्लियर ये मुझे नहीं लगा। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो फार्मूला क्या था। तो मैंने फिर खंगालने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मूला वही है, तहरीक-ए-अदम एतमाद। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और MNAs MPAs उनके उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब भी बताते ख़ुद वो भी उसी नैरेटिव के कायल हैं जिसके आसिफ जरदारी साहब हैं कि भाई सुलह जुई के साथ चलो, तसादुम की तरफ मत जाओ। तो लिहाजा वो तहरीक-ए-अदम एतमाद का ही है और ख़ास तौर पर पंजाब से आगाज़ करें, और पंजाब से आगाज़ करने का पीपल्स पार्टी तो बरमला कह रही है। तो वो आसिफ जरदारी साहब ने पहले दिन नवाज़ शरीफ साहब को कहा था जब PDM बन रहा था, मगर पहले दिन से नवाज़ शरीफ साहब तहरीक-ए-अदम एतमाद के ख़िलाफ़ हैं, पहले दिन से पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है। ये दोनों जमातों की, जो दोनों बड़ी जमातें जिनकी वजह से इत्तेहाद रह सकता है, इत्तेहाद टूट सकता है PDM का, ये दोनों जमातें पहले दिन से इन दोनों मामलात पर आमने सामने, यानी इन दोनों मामलात में मुत्तफ़िक नहीं हैं। ये एक हकीकत है। बहरहाल ये था कि जनाब आसिफ जरदारी पहले दिन से कह रहे हैं तहरीक-ए-अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, नवाज़ शरीफ साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो हमें जाना चाहिए इस्तीफ़ों की तरफ। अब देखें आगे कहाँ जाते हैं, क्या होता है। बातें उन लोगों की जो सख्तगीर मौक़िफ़ के साथ हमें कमेंट्स भी करते हैं, राय भी देते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं, तो उनकी तरफ आते हैं। मेहरबान हैं हमारे, क्योंकि हमें देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़ाहिर है वो उनकी राय है, भाई उनका हक़ है। हाँ ये ज़रूर है कि भाई ज़रा किसी को भी, किसी के ऊपर भी जो इल्ज़ाम तराशी होती है या वो जो ज़बान का इस्तेमाल होता है, वो अगर एहतियात के दायरे में या अखलाक के दायरे में होता है तो बहुत बेहतर होता है। सबका हक़ है, आप अपनी राय रखें, राय से इख्तिलाफ़ करें। जैसे हम अब ख़बर देते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तज्ज़िया हमारी राय होता है। ख़बर जैसे अभी मैंने दी, पूरी की पूरी ख़बर थी, इसमें मेरा कोई तज्ज़िया नहीं था, ये पूरी की पूरी ख़बर थी। अब ये किसी के हक़ में जाती है, किसी के ख़िलाफ़ जाती है, वो जाने, उसका काम जाने। फ़कीर मोहम्मद साहब हैं जी, वो कहते हैं कि अगर PDM ना बनती तो PTI अब तक सिंध हुकूमत को हज़म कर चुकी होती, PPP की सिंध हुकूमत को हज़म कर चुकी होती और मरियम बीबी बहुत पहले जेल जा चुकी होती। भाई PTI ने दोनों PDM से पहले आज़मा चुकी है। मरियम बीबी को जेल रख चुकी है PTI। मरियम नवाज़ साहबा सिर्फ़ एक मौके पर अपनी वालिद साहब की सेहत की वजह से वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे गई थी, एलानिया गई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे अपने वालिद की सेहत से अज़ीज़ कोई चीज़ नहीं है। जब तक वो उनकी ज़बान बंद थी
उनके पीछे यही था कि वो अपने वालिद के मामलात की वजह से ज़्यादा सेंसिटिव थी, या जो भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया था, या जो भी कोई गारंटी थी, कोई भी डील थी, लेकिन तोड़ी तो दबंग अंदाज में। अगर डील थी भी तो उन्होंने तोड़ी, और उसके बाद दबंग अंदाज में उन्होंने एंट्री दी है, और कोई वो डर नहीं है उनके लहजे में, कोई खौफ नहीं है उनके लहजे में। बाज़ औक़ात हम भी हैरान हो जाते हैं कि भाई इस तरह कोई बात कैसे कर सकता है, मतलब पाकिस्तान जैसे मुआशरे में रहकर। तो ये आज़मा चुकी है PTI मरीम नवाज़ साहब के मामले में, साहिबा के मामले में। पीपल्स पार्टी के मामले में कोई 7-8 बार गवर्नर राज लगाने, हुकूमत तोड़ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद कई बार कराची और घोटकी शोटकी होकर आए थे, तो बस नहीं चला था। PDM बाद में बनाया। PTI की पोजीशन इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, अगर PTI अकेली हो ना तो ये उससे तगड़ी है। PTI अभी तक अकेली नहीं है। PTI सियासी तौर पर इनसे लड़ाई करे, PTI नहीं लड़ सकती, ये एक हकीकत है। इसमें डस्का देख लेना, डस्का में क्या हुआ, वज़ीराबाद में क्या हुआ, उमरकोट में, थर में, सांगड़ में, कराची के मलीर के हल्के में, नौशहरा में क्या हुआ। ज़ाहिर है PTI पॉलिटिकली इन सियासी जमातों से अकेले अकेले भी लड़ सकती है PTI के साथ, ये एक हकीकत है। और PTI ये आजमा चुकी है जो आप बात करते हैं। लेकिन आपकी राय है तो भाई मैंने पहले भी कह चुका कि राय का एहतराम, राय से तो कोई इनकार नहीं है, और आपकी राय है, लेकिन हकीकत आपके सामने है जो मैंने रख दी है कि ये आजमाए हुए बाजू इनके आजमाए हुए हैं, इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को आजमाया हुआ है। अच्छा जी, अल सलाम साहब हैं, वो कहते हैं इमरान खान को कोई टेंशन नहीं, जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट मुद्दत हुकूमत पूरी होने तक उसके साथ खड़े हैं। हो सकता है जी, मुमकिन है। जरदारी साहब जो है वो एक थेरी ये भी है कि आसिफ जरदारी साहब जो है इस सिस्टम की ज़मानत है, वो चाहते हैं कि सिस्टम 5 साल पूरे करे। कभी कभी ये भी खबर आती है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब भी चाहते हैं कि यार इनको 5 साल पूरे करने दें, उस्मान बुज़दार को पंजाब में बैठा रहने दें ताकि ये मज़ीद एक्सपोज हो और हमारी पॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़े। तो सियासतदान हैं भाई, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये तो पुराना खेल होता है सियासतदानों का, हमें तो पता ही नहीं चलता। हम तो ये कहते हैं कि जनाब एक काउंसलर जो होता है ना 1200-1300 वोट लेकर आता है, वो मुल्क के किसी भी बड़े टेक्नोक्रेट से, किसी भी बड़े सहाफ़ी से, किसी भी बड़े एंकर से, किसी भी बड़े तजियाकार से ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन और तजुर्बाकार होता है, क्योंकि उसकी बराह रास्त डीलिंग आवाम के साथ होती है। तो मुमकिन है भाई ये हो रहा हो। मतलब अभी तो ये लग रहा है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो इमरान खान साहब को घर भेजना चाह रहे हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए। पार्लियामेंट का टाइम वो पूरा करवाना चाह रहे हैं, या इस्लाहात के बगैर पार्लियामेंट को घर नहीं भेजना चाह रहे हैं, अभी तक तो यही लग रहा है। अच्छा जी, प्रोफेसर वाहिद अली खान दुरानी साहब हैं, वो कहते हैं अगर मरीम नवाज़ को सियासी सरगर्मियाँ करने या नवाज़ शरीफ की बेटी होने की वजह से गिरफ़्तार किया गया तो अच्छा नहीं होगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये 1971 का रिप्ले होगा, इसलिए PTI को ऐसा नहीं करना चाहिए, हालात संभालना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज़्यादा हिमायत है, 90% से ज़्यादा, आज भी आप सर्वे कर लें चलें 80% से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का सपोर्ट बेस है पंजाब में। तो पंजाब की बेटी को, नवाज़ शरीफ साहब की बेटी को अगर गिरफ़्तार किया गया, और फिर अगर वो चाहेंगे मुस्लिम लीग नून वाले कि हमने लड़ना है, तो फिर हालात अल्लाह ना करे 1971 का तो ना हो, कभी भी ना हो, लेकिन हालात PTI के लिए संभालना मुश्किल होंगे, ये एक हकीकत है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।